नमस्कार, वन टीवी के हिंदी समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइन। जुबली हिल्स के तेलंगाना स्पाइस चिकन में विस्फोट, एक युवती घायल, जांच जारी। संजय राउत का महायुति गठबंधन पर हमला, चुनाव आयोग पर उठाए गंभीर सवाल। मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर हमला, कहा गरीबों की तलाशी ली जाती है लेकिन केंद्र सरकार पर कोई सवाल नहीं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का इजरायली कब्जा खत्म करने का आह्वान, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से शांति स्थापित करने की अपील। अब खबरें विस्तार से। टीपीसीसी अध्यक्ष ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राज्य भर में चल रहे पारिवारिक सर्वेक्षण को सफल बनाने के लिए सक्रियता से काम करने की अपील की और लोगों को सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। टीपीसीसी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे जाति सर्वेक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विपक्ष की संभावित साजिशों से सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से इस सर्वेक्षण के सफल संचालन के लिए पूरी तरह से सक्रिय रहने की अपील की और लोगों से सर्वेक्षण में बिना किसी संदेह से भाग लेने का आग्रह किया, विशेष रूप से कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए। 10 नवंबर को हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में स्थित तेलंगाना स्पाइस चिकन रेस्टोरेंट में हुए विस्फोट ने क्षेत्र में भारी दहशत फैला दी। विस्फोट के परिणाम स्वरूप रेस्टोरेंट में रखा सामान और खाना इधर उधर बिखर गया। इस घटना में एक युवती घायल हो गई लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन क्षेत्र में फैलते हुए धुएं से स्थानीय निवासियों में चिंता का माहौल था। रेस्टोरेंट के अंदर फर्नीचर और खाने पीने का सामान बुरी तरह से बिखरा हुआ था। हैदरा के कमिश्नर रंगानाथ ने 11 नवंबर को घटना स्थल का दौरा किया और रेस्टोरेंट के प्रबंधन से विस्फोट के कारणों के बारे में जानकारी ली। पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों ने इस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के बोलाराम नगर पालिका में सफाई कर्मचारी नरसिम्हा की नाले में गिरने से दुखद मौत हो गई है, जिसके बाद उनके साथियों ने नगर निगम कार्यालय के सामने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मृतक के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की और कहा कि नरसिम्हा की मौत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने मृतक के परिवार को पर्याप्त मुआवजा दिलाने की भी अपील की और आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई है। कश्मीर की एक 23 वर्षीय लड़की ने हैदराबाद में आत्महत्या कर ली। लड़की एक मल्टीनेशनल बैंक में काम करती थी। यह फिल्म नगर के गुलशन नगर में अपने अपार्टमेंट में संदिग्ध परिस्थितियों में मृतक पाई गई है। ऑफिस से किए गए कॉल का उन्होंने जवाब नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस सतर्क हो गई और लड़की के घर पहुंची, मगर डोर अंदर से बंद था, जिसके बाद पुलिस ने उनके फ्लैट का दरवाज़ा तोड़ दिया। लड़की कमरे में मृतक पाई गई। उसके रिश्तेदारों ने पुलिस को बताया कि उसकी एक आदमी से दोस्ती थी और रिश्तों में कुछ समस्याओं के कारण वह डिप्रेशन में चली गई थी। उसके रिश्तेदारों का शक है कि इसी वजह से उसने अपनी जान दे दी है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाओं में सामान्यकरण खत्म कर एक नई नीति लागू करने के खिलाफ छात्रों का विरोध बढ़ गया है। इलाहाबाद में 20,000 से ज्यादा छात्र यूपीएससी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं और प्रदर्शन का ये सिलसिला 25 घंटों से भी ज्यादा समय से जारी है। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और पीएससी की तैनाती के बावजूद छात्रों ने बल प्रयोग के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने छात्रों के संघर्ष को समर्थन दिया है, जबकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने छात्रों की मांगों को गंभीरता से सुनने की बात कही है। छात्रों का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया में सुधार और पारदर्शिता जरूरी है ताकि उनकी मेहनत का सही मूल्य मिल सके और भविष्य सुरक्षित रहे। आराम से
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान सियासी माहौल और गर्माता जा रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने महायुति गठबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राउत ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा है कि चुनावी निगरानी के दौरान केवल उनके सामान की ही जांच हो रही है, लेकिन क्या राज्य के बड़े नेताओं जैसे एकनाथ शिंदे, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हेलीकॉप्टरों और वाहनों की जांच हो रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया में पैसे बांटे जा रहे हैं और इस पर चुनाव आयोग चुप है, जबकि शिवसेना ने कई बार इस मुद्दे को उठाया है। राउत ने चुनाव में पारदर्शिता की कमी और पैसों की इस्तेमाल को गंभीर समस्या करार दिया है और चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। इन आरोपों के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और राजनीतिक गठबंधनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। चुनाव इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना काम करते रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, पहले हरियाणा था, फिर जम्मू कश्मीर, आप हमारे सामान का, हमारे हेलीकॉप्टर्स, हमारे प्राइवेट जेट, हमारी कार, सबकी जांच करते हो, हमारे घर तक पहुंचते हो। हमको कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप ये काम निष्पक्ष तरीके से करते हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव क्षेत्र में जहां एकनाथ शिंदे, बीजेपी, अजित पवार चुनाव लड़ रहे, वहां 25-25 करोड़ पहुंच गए हैं। आपको मालूम है, मैंने पहले भी बताया था, हमने वीडियो भी दिखाए थे लोकसभा के चुनाव में, कैसे 20-20 बैग हेलीकॉप्टर से उतर रही है। क्या किया? आप हमारा सामान चेक करिए, लेकिन क्या आप एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके कारों का काफिला रुक कर आप उनकी जांच करते हैं क्या? उसमें अंदर क्या है? चड्डी बनियान है क्या? सिर्फ क्या है बैग में उनके? देख लीजिए। महाराष्ट्र में जिस तरह से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, क्या चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर है उनको ये दिखता नहीं? हमने बार बार उनको बताया क्या हो रहा है कहाँ, लेकिन आप हमारी जो अपोजिशन के नेता है उनको रोकेंगे, उनका गाड़ी का काफिला रोकेंगे, उनके हेलीकॉप्टर रुकाएंगे। आप क्या करेंगे? आप कितने बार ही करेंगे? ठीक है, देख लेंगे। 2019 में भी ऐसी घटना हुई थी जहां ओडिशा के आईएएस अधिकारी को सस्पेंड किया गया था। बात ऐसी है, प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर अगर किसी ने चेक किया था उड़ीसा में तो उनको सस्पेंड कर दिया। क्या प्रधानमंत्री चुनाव आयोग के जांच के दायरे में नहीं आते क्या? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री अपने हेलीकॉप्टर से कुछ भी सामान लाकर लोगों में बांट सकते हैं क्या? और हमारा हेलीकॉप्टर, हमारे नेता का हेलीकॉप्टर, हमारा प्राइवेट जेट, आप जांच करते हो अंदर घुसकर, ये कौन सा निष्पक्ष कानून? महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों के साथ साथ देश में 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर हो रहे उपचुनावों के बीच राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रमेश ने बीजेपी नेताओं के चुनावी प्रचार को उनके भीतर के डर का परिणाम बताते हुए कहा है कि मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता जो झारखंड में प्रचार कर रहे हैं वह 2024 के चुनाव के नतीजों से उभर नहीं पाए हैं। रमेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी का असली एजेंडा केवल सामाजिक ध्रुवीकरण है, जिसका उद्देश्य दुश्मनी फैलाना, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना और समाज में जहर घोलना है। उन्होंने कहा कि इन नेताओं का कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है, बल्कि उनका एकमात्र लक्ष्य समाज में विभाजन करना है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एकमात्र एजेंडा है इन लोगों का, एकमात्र एजेंडा है मोदी जी का, अमित शाह जी का, योगी आदित्यनाथ का, असम के मुख्यमंत्री का, सामाजिक ध्रुवीकरण, भयंकर तरीके से ध्रुवीकरण, द्वेष फैलाओ, सांप्रदायिक तनाव पैदा करो, सांप्रदायिक जहर फैलाओ, और ध्रुवीकरण के अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। महाराष्ट्र में हम कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, उद्धव ठाकरे शिवसेना यानी कि जो महाविकास आघाड़ी है, किसानों के जो मुद्दे हैं, महिलाओं के जो मुद्दे हैं, युवाओं के जो मुद्दे हैं, सामाजिक न्याय को लेकर जो मुद्दे हैं, वही तो हमारा चुनाव प्रचार है। पर महाराष्ट्र में देखिए ध्रुवीकरण, झारखंड में जाइए, हम किस आधार पर प्रचार कर रहे हैं? जेएमएम और कांग्रेस पार्टी, इंडिया जनबंधन की पार्टियां, 5 साल में हमने ये किया है, अगले 5 साल में हम ये करने वाले हैं आदिवासियों के लिए,
अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, ओबीसी वर्गों के लिए, समाज के हर वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, जल जंगल जमीन को लेकर जो मुद्दे अभी बाकी हैं उसको हम कैसे निपटाएंगे, यही तो हमारा मुद्दा है। पर झारखंड में भी एकमात्र एजेंडा बीजेपी का ध्रुवीकरण, सामाजिक सांप्रदायिक जहर। तो ये सब बिल्कुल साफ दर्शाता है कि बीजेपी भोखलाई हुई है, डरी हुई है। और बार बार कास्ट सेंसस की बात होती है, खुद हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री कास्ट सेंसस को लेकर दुनिया भर की बातें बोलते हैं। अरे भाई, मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, जब गिनोगे, जब गिनती होगी तभी तो आप आगे बढ़ोगे। सामाजिक न्याय का आधार क्या है? गिनती करने से क्यों पीछे हट रहे हैं? इन्हीं के सहयोगी दल बिहार में गिनती करवाया है, कास्ट सर्वे करवाया है। हमारी सरकार तेलंगाना में कास्ट सर्वे करा रही है अभी। अगर आप कास्ट सर्वे नहीं कराओगे, जाति जनगणना नहीं कराओगे, तो सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा? और हम कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो 50% आरक्षण की सीमा तय कर लिया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए, इसको भी हटाना है। तो गिनती से ये क्यों भाग रहे हैं? मैं तो कहता हूं, हम समाज के वंचित वर्ग, समाज के पिछड़े वर्ग की विनती है कि गिनती कीजिए। इनकी विनती है गिनती, पर ये मान नहीं रहे हैं और इसको कह रहे हैं कि समाज को तोड़ रहा है। समाज को कहां तोड़ रहा है? समाज की जो हकीकत है, धर्म, भाषा, प्रांत, जाति, यही तो 4 पहचान है हर एक भारतवासी का। और हमारा संविधान जो है, जिसको लाल किताब कहा जाता है, हालांकि ये लाल किताब हमारा संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को लाल किताब कहा जाता है। इस लाल किताब में आरक्षण की जो बात हुई है, जो प्रावधान है, किस आधार पर? जाति के आधार पर ही किया गया है ना। तो ये सब मुद्दे हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, अर्थव्यवस्था में जो एकाधिकार हो रहा है, अर्थव्यवस्था के हर एक क्षेत्र में एकाधिकार अभी साफ हो गया है। प्रधानमंत्री के 1-2 चुने हुए पूंजीपतियों का नियंत्रण हो गया है। तो ये सब किसान के मुद्दों पर तो महाराष्ट्र में तो कोई बात नहीं होती है। सोयाबीन किसान के बारे में, कपास के किसान के बारे में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड के पांकी में आयोजित एक जनसभा में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार गरीबों और आम लोगों पर तो निगरानी रखती है, लेकिन खुद केंद्र सरकार पर कोई सवाल नहीं उठाता। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि गरीबों की लहरों पर पहरे बैठा दिए जाते हैं, लेकिन समुद्र की खोज को ही नहीं करता। यही काम आज मोदी सरकार कर रही है। खड़गे ने आगे कहा कि जबकि मोदी सरकार की जांच और नीतियों से कोई नहीं पूछता, वही ईडी और सीबीआई जैसे संस्थानों को विपक्ष और अन्य राजनीतिक नेताओं पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खड़गे ने यह भी स्पष्ट किया कि मोदी सरकार के कार्यों से देश में डर का माहौल बन गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है और हम आदिवासियों, दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए हर हाल में खड़े रहेंगे। जब राहुल गांधी अपने भाषण में ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा रेड कॉन्स्टिट्यूशन दिखाते हैं, हम भी यही दिखाते हैं, लेकिन मोदी जी ने ये बोला, शाह ने ये बोला, ये कॉन्स्टिट्यूशन नक्सलवादियों का है, ये रंग उनका है। अरे ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो बाद में बताएंगे। तो ये नक्सलवादियों का है, उन्होंने बोला। अरे भाई, अंदर क्या है, इसको ऐसा पकड़ो तुम, अंदर क्या है आप पढ़े नहीं, बाहर से बोल रहे। ये कोरे कागज का राहुल गांधी ने सबको बता रहा है, ये देखो इसमें पढ़ो, अगर एक किताब खरीद के दो उनको, भेजो मोदी जी को, पोस्ट से भेजो,
ये छोटी किताब इसलिए वकील लोग रखते, सभी रखते कि कहीं भी गए तो साथ में रहे। इसकी भी मजाक उड़ाए उन्होंने। और जो हमको अर्बन नक्सलाइट कहने वाले मोदी, खुद ये किताब उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया है। ये नक्सलवादी है फिर? देखिए, ये जो कोविंद जी को प्रेजेंट कर रहे हैं लाल किताब, यही किताब, और हमको बोलते हैं ये नक्सलाइट्स की रंग है, उनकी रंग। अरे ये काला ये तो ये जो कुमकुम रंग है, ये रंग तो शुभ होता है। महिलाएं कुमकुम पहनती है, ये कलर होता है। सिंदूर अपने क्या कहेंगे, आपके पास क्या कहते हैं, हाँ मांगल, ये अपने औरतें पूरे उसी से भर देते हैं सिंदूर से। तो उसको ऐसा, यानी इतनी चिल्लर बातें वो करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कितने झूठ बोलते हैं मोदी जी। इसीलिए मैं उनको बोला ये झूठों का सरदार है। गरीब लहरों पर पहरे बिठाए जाते हैं, गरीब लहरों पर पहरे बिठाए जाते हैं, समुद्रों की तलाशी कोई नहीं लेता, समुद्रों की तलाशी कोई नहीं लेता। यानी गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समुंदर की तलाशी कोई नहीं लेता। ऐसा ये जो बड़ा सेंट्रल में गवर्नमेंट है इसकी तलाशी कोई नहीं ले रहे। बाकी के लोगों को यही कह रहे, ईडी, सीबीआई, उसका घर में, इसके घर में, और उसको जेल में डालो, इसको जेल में डालो। ये काम मोदी जी कर रहे, डरा रहे। हम डरने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम देश की रक्षा किए, जान दिए, और ये मोदी को डरेंगे हम? जेल में डालने दो, सलाखे के पीछे डालने दो, लेकिन इस देश के गरीब लोगों की, ओबीसी की, माइनॉरिटी की और दलित भाइयों की, हम महिलाओं की रक्षा करते रहेंगे और हम उनके साथ खड़े होंगे। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फिलिस्तीन पर इजरायली कब्जे को समाप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तुरंत शांति स्थापित करने की अपील की है। रियाद में आयोजित असाधारण अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के भाषण में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गाजा में मानवीय सहायता में रुकावट की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि सऊदी अरब फिलिस्तीनी लोगों के साथ खड़ा रहेगा और उनका समर्थन जारी रखेगा। उन्होंने कहा है कि यह सम्मेलन 2023 में हुए सम्मेलन की अगली कड़ी है, जब फिलिस्तीनी लोगों पर इजरायली हमले लगातार जारी है। क्राउन प्रिंस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजरायली कार्रवाइयों का तुरंत और प्रभावी जवाब देने का आह्वान किया है, क्योंकि इन हमलों से फिलिस्तीनी और लिबनान में गंभीर मानवीय संकट उत्पन्न हो रहा है। साथ ही प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल के सैन्य अभियानों की कड़ी आलोचना की, जो लिबनान के नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं और उन्हें पलायन करने पर मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सऊदी अरब लिबनान के लोगों की सुरक्षा के लिए पूर्ण समर्थन करता है और उनके कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ खड़ा रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्हाब अल-जलाला वल फ़ख़ामा वद-दौला, معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله أن نرحب بكم في بلدكم الثاني مملكة عربية السعودية. تنعقد هذه القمة امتدادا للقمة المشتركة السابقة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة على الشعب الفلسطيني الشقيق واتساع نطاق تلك الاعتداءات على الجمهورية اللبنانية الشقيقة. وتجدد المملكة إدانتها ورفضها القاطع للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وراح ضحاياها أكثر من 150 ألف من الشهداء والمصابين والمفقودين، معظمهم من النساء والأطفال.
ونؤكد أن استمرار إسرائيل في جرائمها بحق الأبرياء والإمعان في انتهاك قدسية المسجد الأقصى المبارك والانتقاص من الدور المحوري للسلطة الوطنية الفلسطينية على كل الأراضي الفلسطينية من شأنها تقويض جهود الهادفة لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإحلال السلام في المنطقة. كما تشجب المملكة منع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من الأعمال الإغاثية في الأراضي الفلسطينية، وإعاقة عمل المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق. ونعرب عن إدانتنا للعمليات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت الأراضي اللبنانية، ونرفض تهديد أمن لبنان واستقراره وانتهاك سلامته الإقليمية وتهجير مواطنيه. وتؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان لتجاوز التبعات الإنسانية الكارثية للعدوان الإسرائيلي المتواصل، وندعو المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياتها للحفظ الأمن والسلم الدوليين بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على الأشقاء في فلسطين ولبنان، والزام إسرائيل باحترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة وعدم الاعتداء على أراضيها. الحضور الكرام، لقد اتخذت دولنا خطوات مهمة عبر تحركها المشترك على الصعيد الدولي لإدارة العدوان الإسرائيلي الآثم وتأكيد مركزية القضية الفلسطينية، ونجحنا في حث المزيد من الدول المحبة للسلام والاعتراف بدولة فلسطين، وحشدنا الاجتماع الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الذي عبرت عن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة للأمم المتحدة، والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع على الأراضي الفلسطينية. كما أطلقنا التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج الذي استضافت المملكة مؤخرا اجتماعها الأول، وندعو بقية الدول للانضمام لهذا التحالف. ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد أهمية مواصلة جهودنا المشتركة لإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. كما نؤكد ضرورة المحافظة على سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ونتطلع أن تسهم هذه القمة في تحقيق ما نصبو إليه جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आखिर में हेडलाइन फिर। जुबली हिल्स के तेलंगाना स्पाइस चिकन में विस्फोट, एक युवती घायल, जांच जारी। संजय राउत का महायुति गठबंधन पर हमला, चुनाव आयोग पर उठाए गंभीर सवाल। मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर हमला, कहा गरीबों की तलाशी ली जाती है लेकिन केंद्र सरकार पर कोई सवाल नहीं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का इजरायली कब्जा खत्म करने का आह्वान, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से शांति स्थापित करने की अपील। 1 TB हिंदी समाचार यहीं पे खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात।